हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है, हमारा स्ट्रेन क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन की वजह से आता है। पहले हमारे मेमोरीज में स्ट्रेन जनरेट होता है, उस स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस आता है ना। तो हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रेन और स्ट्रेस में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन वो क्या रिलेशनशिप है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और वो गवर्न करता है हमारा हुक्स लॉ, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं हुक्स लॉ क्या है, ठीक है। पहले तो इस रिलेशनशिप के बारे में हम कुछ एजम्पशंस जान लें कि हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन कुछ एजम्पशंस के साथ है। वो एजम्पशंस क्या है? बेसिक एजम्पशंस है होमोजेनियस होना चाहिए आपका जो भी मटेरियल है एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए, है ना। अब ये क्या होते हैं होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक? इसका मतलब है कि जो केमिकल कंपोजिशन है आपके मटेरियल का वो सेम होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन सेम होगा तो क्या होगा, आपकी डेंसिटी सेम होगी। अगर आपकी डेंसिटी सेम होगी मतलब हर पार्ट में आपकी प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना। सो होमोजेनियस का मतलब है कि आप जो भी आपका मटेरियल है अगर आप कोई छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड कर देते हो, है ना, तो हर पार्ट में क्या है आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। आइसोट्रोपिक क्या है? आइसोट्रोपिक क्या है, हर डायरेक्शन में आपकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में देख लो तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी, आपको सेम मिलेंगी। सेकंड क्या है कि जब भी आप लोड लगा रहे हो जिसकी वजह से स्ट्रेन और स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ना, उस टाइम पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। नो टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग लोडिंग, ठीक है। नो टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग लोडिंग, ठीक। तीसरा एजम्पशन क्या है? तीसरा एजम्पशन है कि कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। There will be no stress concentration. There should be no stress. स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है यार? अब सरफेस को हम ऐसे यूनिफॉर्म मानते हैं लेकिन ऐसे यूनिफॉर्म जरूरी थोड़ी नहीं है। हो सकता है ऐसे ऐसे सरफेस है ना। सो कहीं कहीं पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, कहीं पर ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी, है ना। लोड अपॉन एरिया है, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस सेम होनी चाहिए और भी सेम। तो ये होते हैं हमारे कुछ एजम्पशंस। सो अगर ये सब है, ठीक है, और आप लोडिंग कर रहे हो इलास्टिक लिमिट में, आई होप कि आपको इलास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल्स, रिजिड मटेरियल से पता है। अगर नहीं पता है तो मैं अभी जल्दी से बता दूंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप लोडिंग इलास्टिक लिमिट में कर रहे हो तो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेन, ठीक है। और जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप लगाते हो एक कांस्टेंट आपको मिलता है जो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और यही है हुक्स लॉ। तो स्टेटमेंट अगर हुक्स लॉ का आपको किसी को लिखना है तो क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट। जब लोडिंग आपकी इलास्टिक लिमिट में है तो स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। अगर आप शियर स्ट्रेस की बात करोगे, है ना, तो वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी पाई के। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जी पाई, ठीक है। ये क्या है, ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। एक अब क्या है यहाँ पर एक और कांस्टेंट आता है ना,
कि अगर आपको स्ट्रेस, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप, अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप देखना है ना, तो longitudinal stress is directly proportional to volumetric strain, और यहाँ से जो आपका कांस्टेंट आता है वो आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस इज K, और ये है बल्क मॉडुलस। क्यों बल्क है? क्योंकि ये वॉल्यूम की बात करते हैं, बल्क। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 कांस्टेंट आ गए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब होता है? जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रखते हैं, है ना, यानी जितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा उतना ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। कंडीशन सिर्फ क्या है? कंडीशन सिर्फ ये है कि लोडिंग आपकी इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए लोडिंग क्रॉस। ठीक है, अगर आपकी शियर स्ट्रेस है तो वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से देखना है आपको कि वॉल्यूम में जितना चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या स्ट्रेस आ रही है, तो वो गवर्न करता है बल्क मॉडुलस। सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन लगता है यहाँ पर, तो आ जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू K इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। अब इन तीनों कॉन्स्टेंट्स का आपस में रिलेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, E G या इसी को कहीं कहीं पर C भी लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, E C और A या फिर E G और K, है ना। तो अब इनके मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, अब वो जो फॉर्मूले आपने लिख लिए हैं उसी से प्रूफ हो जाएगा, बट मैं डायरेक्टली आपको रिलेशनशिप लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट कर लीजिए। E इज इक्वल टू 2C1 प्लस म्यू, है ना। म्यू आपको याद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये क्या है? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता था? और पॉइजन्स रेशियो होता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में रिलेशनशिप, है ना। क्या होता था? लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन में रिलेशन। ओके, अब इसी का E इज इक्वल टू हो जाता है 3K 1 माइनस 2 में, 3K 1 माइनस 2। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अगर आप इन्हीं दोनों ऊपर वाले फॉर्मूले से म्यू की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हो तो जो फॉर्मूला आता है दैट इज 9KC अपॉन 3K प्लस 9KC अपॉन 3K प्लस C, है ना। तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे से ही आते हैं, बट आपको याद होना चाहिए। अब इन्हीं फॉर्मूलेस को यार इंटरचेंज कर देते हैं कभी, है ना, K से डिवाइड कर देते हैं या KC से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन जाता है 3/E, दिस इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/3। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये है आपके रिलेशंस E C K एंड म्यू, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, रिजिड मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, बस आपको समझा देता हूँ कि क्या होते हैं, है ना। इलास्टिक मटेरियल सबको पता है, बहुत सबने सुना होता है। आपने लोड लगाया, है ना, शेप एंड साइज में चेंज हुआ। ठीक है, फिर जैसे ही आपने लोड हटा लिया शेप एंड साइज रीगेन कर गया। तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो जैसे ही आपने लोड हटाया शेप एंड साइज रीगेन कर गया। इसका मतलब क्या है? जो चेंज हुआ था, मतलब सपोज डेल्टा एल, ये है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो लोड लगने तक, मतलब अभी लोड लगा हुआ है तो जो डिफॉर्मेशन है क्या है? डेल्टा एल। और जैसे ही आपने लोड हटा लिया तो ये डेल्टा एल कम होगा और क्या हो जाएगा? ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्या होगा? आफ्टर
रिमूविंग है ना, लोड जैसे ही आपने हटा दिया, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड क्या हो जाएगा, आपका जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट प्लास्टिक मटेरियल। अब प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है भैया, इलास्टिक का ऑब्वियसली उल्टा ही होता होगा, है ना, मतलब शेप एंड साइज चेंज तो हुआ है लेकिन लोड हटाने के बाद रिगेन नहीं कर रहे, है ना, वो मतलब जो शेप एंड साइज में पहुंच गया उसी शेप एंड साइज में रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन अगर डेल्टा एल है ना, तो वो कभी जीरो तो नहीं होगा क्योंकि वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कोई दूसरा शेप एंड साइज में आ जाए, है ना, हो सकता है रिकवर करे लेकिन ओरिजिनल पे नहीं पहुंचेगा। डिफरेंस समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि जितना खींच के आपने रख दिया है उतना ही बना रहेगा, नहीं, आपने खींचा लोड छोड़ा तो आया लेकिन ओरिजिनल तक नहीं पहुंच पाया। अगर ओरिजिनल तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, डेल्टा एल जीरो नहीं होगा। तीसरा रिजिड मटेरियल। अब रिजिड मटेरियल क्या है भाई, आपने लोड लगाया, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप लोड लगा लो, कहता है अपन रिजिड है, अपन डिफॉर्म होंगे ही, मतलब शेप एंड साइज में चेंज होगा ही नहीं, है ना, शेप एंड साइज में चेंज ही नहीं होगा तो डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो होगा इवन एट लोडिंग, इवन एट लोडिंग। तो रिजिड मटेरियल क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन में लोड लगा दो, अपन इज हार्ड है ना। सो रिजिड मटेरियल क्या है कि लोड लगाओ और उनमें शेप एंड साइज में कोई चेंज होता ही नहीं है, मतलब डेल्टा एल जीरो होता है इवन एट लोडिंग। आफ्टर रिमूवल का तो छोड़ो तुम, लोडिंग के टाइम पे भी डेल्टा एल क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट होता है आइडियल प्लास्टिक। अब आइडियल प्लास्टिक क्या है भाई, हमने प्लास्टिक में क्या पढ़ा कि हमने खींचा और लोड हटाया तो ओरिजिनल तक नहीं पहुंचा, है ना, मतलब कुछ चेंज हो गया बट ओरिजिनल तक नहीं पहुंचा। अब आइडियल प्लास्टिक है, आइडियल प्लास्टिक है कि लोड आपने हटाया जहां पे छोड़ा था वहीं पर है, जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एल अगर डिफॉर्मेशन है तो इवन आफ्टर लोडिंग की डिफॉर्मेशन क्या होगा, डेल्टा एल, क्योंकि जहां तक आप उसे खींच कर ले गए थे वो वहीं पर जाकर रुक गया, यानी आफ्टर लोडिंग भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल। ठीक है, अब क्या होता है, एक और तरह का मटेरियल होता है दैट इज इलास्टो प्लास्टिक। अब देखो दो से मिल रहा है इलास्टिक और प्लास्टिक, तो भाई कुछ लिमिट तक ये इलास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं और उसके बाद हो जाते हैं प्लास्टिक। मतलब कि अगर आप एक सर्टेन लोड लगाओगे तब तक ये क्या रहेंगे, इलास्टिक रहेंगे, और उसके बाद लोड लगा दोगे तो क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के मटेरियल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। अब जल्दी से आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट में अपने इस चैप्टर के, एंड दैट इज डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। ओके, बहुत सिंपल है, हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, है ना, कहाँ से आया है, हुक्स लॉ से। ये क्या होता है, सिग्मा पी अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो होता है स्ट्रेन, है ना, यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकालो, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए, ये होता है हमारा इलोंगेशन ऑफ बार्स। ये अगर पी लोड लग रहा हो एल लेंथ वाले किसी बार में जिसका एरिया ए है और उस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है। ठीक है, अब इसके कुछ केस होते हैं, मैं यार इसे अब बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसके बहुत क्वेश्चंस भी होते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसको एक दो लेक्चर किया जा सकता है, बट
अभी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो सिर्फ मैं फॉर्मूले बताऊंगा आपको, प्रूफ नहीं कराऊंगा, है ना, क्योंकि प्रूफ का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में आपके फॉर्मूले से ही क्वेश्चन भी आएंगे, तो फॉर्मूले से आएंगे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म बार के लिए तो क्या हो गया है, पी एल अपॉन इलॉन्गेशन, केस के हिसाब से बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म बार डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, पी इसी को लिखा जाता है सिग्मा एल अपॉन ए। सेकेंड, यूनिफॉर्म बार ड्यू टू सेल्फ वेट, कैसा है ये, मैं आपको समझा देता हूँ क्या सीन है। सपोज ये बार है, अभी आपने क्या किया था, नोट लगाया था जिसकी वैल्यू क्या थी, पी थी। अब आपने इसको ऐसे लटका दिया, है ना। तो सपोज आपका वेट है W, ठीक है, जो आपका सेल्फ वेट है वो है W, लेंथ है L, तो ये आता है WL अपॉन 2A, WL अपॉन 2A, ठीक है। और अगर आप बात करते हो स्पेसिफिक वेट की, है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन में कभी कभी दे देते हैं स्पेसिफिक वेट, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो अगर आप स्पेसिफिक वेट में बात करते हो तो ये हो जाता है आपका W L स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। W यार और सिंपल सा है यार, वेट अपॉन वॉल्यूम है, सो वेट अपॉन वॉल्यूम पुट कर दो, है ना। एरिया को आप क्या पुट कर सकते हो, एरिया को पुट कर सकते हो आप वॉल्यूम अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर चला जाएगा, है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है WL स्क्वायर अपॉन 2E। अब यहाँ से इन दोनों फॉर्मूले को देखिए, अगर आपका जो वेट है सेल्फ वेट वो बराबर हो जाता है लोड के, मतलब आप उतना ही लोड लगा रहे हो जितना सेल्फ वेट है ना। तो ये क्या होता है, इलॉन्गेशन ड्यू टू लोड, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ, सॉरी ट्वाइस ऑफ इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, है ना। ये भी हो जाएगा PL अपॉन 2A, दोनों को कंपेयर कर लो, है ना। तो इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लोड, है ना, एक्सटर्नल लोड। ओके, सो ओके, द नेक्स्ट इज फॉर टेपर्ड बार। tapered bar. ओके, फॉर टेपर्ड बार, टेपर्ड बार क्या होती है, मतलब कि एक तरफ कुछ डेप्थ होती है, दूसरी तरफ कुछ डेप्थ होती है। सपोज V1 है, ठीक है, एक तरफ कुछ डेप्थ होती है, दूसरी तरफ कुछ डेप्थ होती है, और इसकी लेंथ है L। तो इसके लिए होता है 4PL अपॉन पाई E D1 D2, कैपिटल D है, स्मॉल d, जैसे D1 D, ये होता है डेल्टा इलॉन्गेशन ऑफ अ टेपर्ड बार। और इसी को अगर आपने लटका दिया है टेपर्ड बार को, ठीक है, तो वो इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट हो जाता है, ठीक है, वो उसका हाफ हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इलॉन्गेशन ऑफ अ टेपर्ड बार इज 4PL अपॉन पाई D1, है ना। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यार कुछ केस होते हैं, जैसे आपके ये तो बार्स हैं, इनको आपस में
कनेक्ट कर दिया है, फिर यहाँ से लोड लगाया। अब देखो इसको कैसे आप ट्रीट करोगे। अगर ये बार है, यहाँ पर लोड P लगाया गया है ना, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अगर ये जुड़े हुए हैं तो एक का जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही डिफ्लेक्शन दूसरे का होगा, है ना, यानी डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, यही तो होगा, है ना। तो अब इसमें P1 L1 अपॉन K1 E1 इज इक्वल टू P2 L2 अपॉन P2 E2, ठीक है। तो लेंथ तो बराबर ही है ना, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से आपका P1 P2 से रिलेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर इसकी सपोज लेंथ अलग है, ठीक है, लेंथ अलग है और ऊपर से लोड लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, कुछ लोड ये लेगा कुछ लोड ये लोड लेगा, टोटल P इक्वल टू P1 प्लस, है ना। यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। मुझे लग रहा है इतना तो आप सब लोगों को समझ में आता ही है। तो आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आ सकती थी वो कवर कर ली हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो वाला टॉपिक फिर से करा दूँगा, या मेरे से कुछ मिस हो गया तो वो बता दीजिए, मैं वो करा दूँगा। वरना नेक्स्ट चैप्टर हम मिलते हैं सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।